watching INBC World News. This is INBC World News. International News Broadcasting Content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. Live at theatre play Kangan. Performance at the stage of Panchjan Prekshagrah Auditorium in Mathura. Theatre play Kangan directed by Ashish Rajput, Natraj Group of Arts. आप देख रहे हैं नटराज ग्रुप ऑफ आर्ट्स के द्वारा प्रायोजित कंगन नाटक की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। भजनों के साथ यहाँ पर ऑडिटोरियम में सभी लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। कुछ ही समय बाद नाटक कंगन का मंचन यहाँ पर होगा। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज, एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज मथुरा उत्तर प्रदेश। यशोदा की जैसे सुनाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। आप लोग भी गाइए, बहुत मजा आएगा। मेडिटेशन है। नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधे भगवान नाच नहीं, गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं, गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री। देखिए, मैं जानता हूँ यहाँ स्नैक्स और खाना डिनर वगैरह नहीं है, तो एनर्जी अपनी बरकरार रखिए, क्योंकि हमें हमारे जो कलाकार यहाँ पर जो परफॉर्म देंगे तो सबके को शुभारंभ करते हुए, औपचारिक रूप से शुभारंभ करते हुए हम दीप प्रज्वलन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री मुकुल अग्रवाल जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मथुरा रिफाइनरी, डॉक्टर वर्तिका गोयल जी, श्री दीपक गोयल जी, श्री जनार्दन शर्मा जी, श्री आदित्य चौधरी जी, श्रीमती शैली शाह जी, प्रियांशु जी और मनोज कुमार जी, SE बिजली विभाग। आप सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया माता सरस्वती के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ करने की कृपा करें। मेरा विशेष अनुरोध है सभी लोगों से, प्लीज
प्लीज अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी से अनुरोध है कि इस समय दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। दीप ज्योति परम ज्योति द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। नटराज ग्रुप ऑफ आर्ट्स के माध्यम से हो रहे इस नाटक में दीप प्रज्वलन के पश्चात इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ हो चुका है। हमारे मध्य में श्रीमान शैलेंद्र प्रताप जी हैं, होमगार्ड कमांडेंट हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। मेरा आपसे भी आग्रह, कृपया आप भी माता सरस्वती के चित्रपट के समक्ष जाकर दीप प्रज्वलन में आप सभी से आग्रह है, कई बार पहले भी आग्रह किया जा चुका है कि जब रंगमंच अथवा नाटक है और इसी क्रम में आगे इस कार्यक्रम को गति देते हुए सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट व्यक्ति हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं और ऐसे समस्त विशिष्ट अतिथियों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ, आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस स्वागत श्रृंखला के बाद में हम जिस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं उस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि कुछ लोगों को जाना है, तो क्या पटके की रस्म बाद में कर दी जाए? क्यों? हम सब यहाँ उपस्थित हैं और ऐसे कार्यक्रम को करते रहे। आइए, स्वागत है नाटक कंगन। अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर दें या वाइब्रेशन मोड पर डाल दें, क्योंकि प्रस्तुति के दौरान आपके फोन से कलाकारों को कुछ परेशानी हो सकती है। धन्यवाद। आप लोग 2-3 बार ठीक है। हमारे मोहन बाबू के चित्रों की प्रदर्शनी वही की तैयारी। दरअसल पहले मुझे भी नहीं पता क्या सुबह चाय के कप से पहली चुस्की लेते लेते आवाज उसकी फोटो और उसकी कुछ कलाकृतियों की तस्वीरें मैं फौरन पढ़ने लगा। मोहन को नहीं देखा कई सालों, सिर्फ सुना के साथ अखबार में परिचय पत्र की मेरे अंदर हमारी उन पुरानी स्मृतियों को जीवंत करने के लिए काफी था। और फिर उसकी सफलता और उसकी सफलताओं के लिए बधाई देना उसे यथार्थ उचित भी है। तो आइए चलिए चलते हैं जयदेव।
जो आपसे हमारी इस पेंटिंग हमारी इस एग्जीबिशन में आए, जो हमारी जिंदगी में रस्ती पिछले 20 सालों से रखती आ रही है। आप सभी हर बार की तरह उससे अधिक प्यार हमको देते आए हैं और देते रहेंगे। आप सबका साथ आमंत्रित है और आप सब तेजी से देखें और खुश रहिए। अशोक, अशोक, मोहन, अशोक, अरे मोहन, अशोक। तुमने मुझे पहचान लिया? अरे भाई, अपने परम मित्र को कैसे नहीं पहचानता? आओ अशोक, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूं। आओ, इनसे मिलिए। ये है हमारे इंजीनियर दोस्त अशोक बाबू। नमस्कार। चलिए मोहन सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है। ठीक है अशोक, तुम सबसे मिलो, मैं भी आता हूँ। आइए सर, आइए। कैसे देखते ही सीने से लगा दिया मोहन ने। मानो मानो अभी 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई है, जबकि पिछली बार हम कब मिले थे? शायद 25 या 26 साल पहले। हाँ, मैट्रिक तक, और उसके बाद रवीशा कॉलेज में 2 साल हम दोनों इकट्ठा पढ़े हैं। 1 साल। मोहन बचपन से ही गोल मटोल था। कॉलेज में भी सभी उसे बालू, आलू, गोलू, मोटू और न जाने किन किन नामों से उसे चिढ़ाते थे। लेकिन मोहन कभी भी उन सब बातों का बुरा नहीं मानता था। वो हमेशा सबसे खुलकर और मुस्कुराकर ही मिलता था। मोहन अक्सर बड़े ही कम शब्दों में बड़ी ही गहरी और गंभीर बातें कह जाता था। न जाने क्यों मोहन की दार्शनिकता और उसका उदास कलाकार भाव मुझे शुरू से ही बहुत भाता था। मैंने इंजीनियरिंग करने की ठान रखी थी, लेकिन अनेकों रुकावटों के बावजूद मेरी वो आशा पूरी हुई थी। लेकिन मोहन कभी नहीं कहता था कि वो क्या करेगा। साइंस मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये 2 वर्ष बीत जाए तो आर्ट्स ले लेगा और फिर बीए पढ़ेगा। कभी कभी वो उदास होकर उतना ही कहता, उससे अधिक नहीं। लेकिन मैं पहले AMI करने गया और उसके बाद टेली कम्युनिकेशन में डिप्लोमा इंजीनियरिंग। उसने दर्शन शास्त्र से स्नातक किया और फिर चित्रांकन का भी। हालांकि हमारा लक्ष्य और जीवन की दिशाएं बिल्कुल भिन्न थी, लेकिन फिर भी मेरा उसके प्रति, उसके आचरण के प्रति और उसकी बातचीत के प्रति एक अद्भुत आकर्षण था। शायद इसी आकर्षण के कारण चिट्ठी पत्री, फोन, टेलीग्राम आदि का आदान प्रदान चलता रहा हमारे बीच काफी दिनों तक। परंतु उस 25 साल पहले की मुलाकात के बाद से ही कोई संपर्क नहीं रहा था हमारे बीच। मोहन से मिलकर एक तरह का दोषी सा लग रहा था। मुझे कम से कम उसका कुशल क्षेम तो पूछते रहना चाहिए। उस मुलाकात के बाद उसे भेजी गई मेरी दोनों चिट्ठियां वापस लौट आई। उस पते पर किसी के ना होने के कारण मैं समझ गया कराची के पास उस पहाड़ों और जंगलों से घिरे गांव में अब मोहन नहीं रहता। ये सब होने के कई सालों के बाद अभी कोई 6 या 7 साल हुए मैंने उसका नाम सुना था। यही भुवनेश्वर में एक सफल चित्रकार के रूप में। सच में लंबा अरसा बीत गया, कितना कुछ घट गया इस बीच। सचमुच न जाने कैसे हो गया कि इतने सालों से हम यही भुवनेश्वर में रह रहे हैं और एक दूसरे से मिलने तक की नौबत नहीं आई कभी। और वहीं जब वो एक
जब वो एक अद्भुत स्थिति में मैं उसके पास पहुंचा और एक रात बिताई थी 25 साल पहले। उस मुलाकात के बाद न जाने किस लापरवाही की वजह से मैंने उससे कोई भी संपर्क बनाए रखने की अभी कोशिश नहीं की और मोहन ने भी तो उसकी भावुकता का प्रभाव उस समय इतना तीव्र था कि उसने मुझ जैसे एक सामान्य गृहस्थ को भी भयभीत कर दिया। उसने भी मुझे अपने कलात्मक जीवन और उपलब्धियों में समान धर्मी नहीं माना। तस्वीरों को देख रहा है, दोनों हाथ जोड़े, चेहरे पर वही मुस्कान, निगाहें वैसी ही गंभीर, दाढ़ी काली सफेद मिली जुली, पूरा रंग अब और अधिक काला पड़ेगा, कई उम्र की छाप तो पड़ेगी। पूरे कमरे में सजे हैं कतार के कतार चित्र, कैनवास के साथ स्टैंड पर तो कुछ दीवारों पर कुछ वक्त जैसे कागज को बांधे जा रहे। वाह क्या चित्र है, वाकई जादू है। कौन सा क्या बिल्कुल सर की खासियत कैसी और पेंटिंग। आइए मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। मैंने भी धीरे धीरे निगाहें घुमाई। बहुत से आधुनिक चित्र हैं यहाँ, मैं ज्यादा तो नहीं समझ पाता, लेकिन इनकी वर्णशला मोहक है। ऊपर से गया पटना हालांकि अति आकर्षक चित्र के सामने रुक गया। इसमें बड़ी चमक है इसमें। मैंने थोड़ा और गौर से देखा, चांदी जैसे रंग का एक गोलाकार चित्र है। ये ऐसा लग रहा है कि मानो पिघली हुई चांदी में ढाला गया। भूमि का दूसरा रंग नीले रंग के क्षितिज के रंग में मिलकर कुछ इस तरह लग रहा है मानो ये चीज भरकर बाहर आ रही हो इस चित्र से। और से देखने पर लगता है जैसे क्षितिज में कुछ खुल गया, जैसे किसी नारी का वस्त्र दूसरा नारंगी और नीले रंग की धुंधली परछाई सा। क्या मतलब हो सकता है इसका? और ये गोलाकार पदार्थ सा क्या है जो इतना चमचमा रहा है? लगता है कि मानो पेपर से कहानी लिखा है। चांदी का कंगन, हाँ हूबहू चांदी के उस कंगन के जैसा जो आकार में बड़ा और अधिक चमकीला है। और क्षितिज में घुसता इस नारी का धुंधला हो गया। राधा, हाँ राधा ही सब। चौक उठा में, सिहर उठा मेरा बदन। ठीक 25 साल पहले बादलों की गड़गड़ाहट के साथ
मूसलाधार बारिश वाली वो रात, यंत्रणा, दुख, हताशा के फेंटे गए बादल मानो धार हो बह रहे थे, पर वो थोड़ी सी भी ठंडक नहीं दे पा रहे थे मोहन को। उस समय उसकी छटपटाहट संचारित हो रही थी मेरी देह में। मैं अपने स्थूल मन से उसकी कातरता को भागकर स्तब्ध रह गया था मैं उस रात। अद्भुत है ना? जानते हैं मोहन सर का यह चित्र इतना काल्पनिक है कि पिछले 20 सालों से हर प्रदर्शनी में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। पर देखिए नीचे लिखा है बिक्री के लिए नहीं है, मोहन सर के नहीं बेचे। हालांकि हर प्रदर्शनी में 4-5 लोग तो सिर्फ इस चित्र को खरीदने की जबरदस्त जिद करते हैं, किसी भी कीमत पर। पिछली बार तो कोई 5 लाख देने तक तो तैयार था, पर मोहन सर नहीं माने। इस बार भी देखिएगा फिर से वही होगा। अच्छा, आप शायद मोहन सर के दोस्त हैं ना? अरे तो सर प्लीज कहिए ना उनसे कि अगर इस चित्र की इतनी कीमत मिल जाए तो उनके लिए भी अच्छा है, और फिर चित्र का प्रचार प्रसार तो होगा ही। और अब क्या मोहन सर इस तरह का चित्र दोबारा नहीं बना सकते? अरे बिल्कुल बना सकते हैं भाई, उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं की रचनाएं हैं। सर प्लीज कहिए ना उनसे। कोशिश करूंगा। मैं आता हूँ। कोशिश करूंगा कहकर भीड़ से कुछ हटकर खड़ा हो गया मैं। ठीक 25 साल पहले उन दिनों पटना में मेरी पोस्टिंग थी। मोहन से पत्रों का आदान प्रदान होता रहता था। कभी कभी महीनों उसकी कोई खबर नहीं मिल पाती थी। मोहन के उस रांची के उस पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक गांव में ड्राइंग मास्टर के रूप में नौकरी मिली थी। उसकी बार अनुरोध भरी चिट्ठियां, आ जाओ, भले 2 ही दिन रहकर लौट जाए। इस जगह की माया में ऐसे पड़ जाओगे कि फिर निकल नहीं पाओगे। मुझे अवसर भी मिल गया। जून का अंतिम सप्ताह था। मेरी शादी तय हो चुकी है। 1 महीने की छुट्टी लेकर जाना था। 3 जुलाई को शादी थी। मैं पहले पटना से रांची गया। स्टेशन पर ही इंतजार कर रहा था। फिर उसके बाद टैक्सी से गए हम दोनों बस स्टैंड। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद मोहन के उस नौकरी वाले गांव, जिसका नाम मुझे आज भी याद नहीं आ रहा, वहां की बस आ गई। करीब 2.5 घंटे की बस यात्रा के बाद हम एक पहाड़ी जगह पर उतरे। उतरते ही मैंने देखा कि बादल गिराए था आसमान। मोहन ने मुझे 1 मील और पैदल चलने को कहा। साफ सुथरा इलाका था, आसपास मकान भी नहीं थे। खूब अच्छा लग रहा था। जंगली रास्ता, दोनों ओर छोटे बड़े पत्थर, पेड़ पौधे और झाड़ियां। लगभग 10-15 मिनट में जोर से मिट्टी करते लगे। पैर धोने के बावजूद एक अजीब सा अंधेरा छा गया। मोहन ने मुझे जल्दी पैर बढ़ाने को कहा। अब मैं भी प्राकृतिक दृश्यों की ओर ध्यान न देकर तेजी से चलने लगा। मोहन के घर तक पहुंचते पहुंचते तो बेनुमा बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, और उसके बाद तो मानो आकाश पानी उड़ेलने लगा।
करती है। मत खोलना। अरे वाह, वाकई एक कप चाय की तो सख्त जरूरत थी। पहाड़ों से घिरे ऐसे जंगली इलाके में गर्मियों में भी इस तरह तेज बारिश होने से कुछ ठंड सी लगती है। मोहन के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ये बारिश और जंगल जिस तरह मुझे उचाट कर रहे थे, लगता था कि इन सब का कोई भी प्रभाव मोहन पर नहीं पड़ रहा है। क्या बात है मोहन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतना कष्ट करके मुझे ले नहीं दूंगे? ऐसी कोई बात नहीं, बस कल रात भर सो नहीं पाया। शायद कल खूब गर्मी पड़ी होगी, लेकिन इस समय की बारिश तो खूब अच्छी लग रही है। भाई मोहन बाबू, तुम्हारा समय तो यहाँ मस्ती में बीत रहा होगा। भाई इतनी सुंदर जगह जो है, उत्तर में वो थोड़ा सा मुस्कुराया। किंतु लग रहा था कि मानो उसे कुछ परेशान कर रहा हो। दिन के 3 बजे होंगे शायद। मूसलाधार बारिश के कारण एक अजीब सा अंधेरा हो गया था। मोहन ने आलू प्याज काटा भुजिया बनाने के लिए। अरे ये क्या मोहन, हमने रांची बस स्टैंड पे खाया था सब। पराठा और आलू की भुजिया बनते बनते इस स्टोव पर देर लग जाएगी। यही रात का खाना हो जाएगा। मोहन चल चुका है, बैठा था, उसको भर भर कर रहा था और बारिश धार धार बह रही। मैं भी मोहन के कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। स्कूल के अहाते की पीछे की ओर मोहन का एक क्वार्टर था। एक कमरा, टीन की छत, रसोई बनाना, सोना, सब उसी में। मोहन भी कटे हुए आलू छौंक कर मेरे पास आकर बैठ गया और मेरी ही तरह खिड़की से बाहर देखने लगा। शायद आज नहीं हो पाएगा। आज एक औरत को चर्च के पीछे कब्रिस्तान में
दफनाया जाना था शाम 5 बजे। समय तो हो चुका है, किंतु ये जो इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या होगा? क्या कहा? दफनाया जाएगा? मुसलमान है क्या? नहीं, क्रिश्चियन है, आदिवासी क्रिश्चियन। इस गांव में लगभग सभी आदिवासी क्रिश्चियन हैं, बहुत से संभ्रांत भी हैं। महिला गलत कहा, वो लड़की है, युवती, उसे अभी 20 साल भी पूरा नहीं हुआ था। हमने इस तरह कहा खिड़की से बाहर देखते हुए कि मानो उन सारे शब्दों को बड़े झिझक के साथ खिड़की के उस पार किसी को भेज रहा हो। ओहो, कैसे मरी वो? बच्चा पैदा करता था, कुछ कॉम्प्लिकेशन था। समय से काफी पहले उसके दर्द शुरू हो गया था, लेकिन उन लोगों ने समय पर डॉक्टर को सूचना नहीं दी। कोई पड़ोसी काफी देर के बाद किसी डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन डॉक्टर के पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी और उसकी पल्स भी नहीं मिल रही थी। आज सुबह खबर मिली कि कल रात वो मर गई। उसका पति और घर के दूसरे लोग वो कहाँ है? माँ बाप की हालत इतनी अच्छी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, जेठ जेठानी के साथ ही रहती थी। पति यहाँ नहीं था, वो रांची में रेडीमेड कपड़ों की दुकान लगाता है। खबर पाकर कल शाम को आ गया हो शायद। ये लोग क्रिश्चियन भी तो क्या, बेला घड़ी लगन सब मानते हैं, बिल्कुल हमारी ही तरह। उनके पादरी ने कहा है कि आज शाम को 5 बजे उसे दफनाया जाएगा। समय तो हो चुका है, पर ये जो इतनी तेज बारिश हो रही है, लगता है आज संभव नहीं होगा। ये बोलते बोलते मन खूब गंभीर हो गया था। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि गांव की एक युवती और एक व्यक्ति को लेकर कोई इतनी देर से बोलता जा रहा है, और जबकि अभी हमें अपनी कितनी सारी बातें करनी है, और मेरी शादी, उसकी चर्चा तो छिड़ी नहीं है। चलो खाना खा लो, वैसे भी जंगली जगह है, लाइट तो यहाँ है ही नहीं। अगर केरोसिन भी खत्म हो गया तो लाइट भी बुझ जाएगी। आओ, गरम है पराठा और आलू की भुजिया। तो वाह, गरम गरम पराठा और आलू की भुजिया, अरे ये तो स्वादिष्ट बनी है। अब मुझे भूख भी लग रही है। थोड़ा अचार बन जाता ना तो मजा आ जाता। हाँ,
तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, और ये पराठे का टुकड़ा तोड़कर इधर से उधर क्यों घुमा रहे हो? और मोहन, ये तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या बात है मोहन? देखो देखो, मैं तो खा भी चुका हूँ, और शायद तुमने अब तक एक भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, सुबह बहुत खा लिया था। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? लगता है हवा के झोंके से लालटेन बुझ गई। ये रांची के पास एक अविकसित गांव है। यहाँ 2-3 घरों में ही इलेक्ट्रिसिटी है। मेरे स्कूल से एक तार खिंचा है मेरे इस कमरे तक। एक बल्ब और टेबल फैन हुई है। लेकिन देखो, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही लाइट चली गई। यहाँ गर्मियों में भी इस तरह तेज बारिश होने से 2-3 दिनों तक बिजली नहीं आती। तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही? अरे नहीं नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे भी मौसम ठंडा हो गया बारिश के कारण। मोहन, मोहन तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है मोहन? कम से कम मुझे तो बताओ मोहन, क्या बात है? बोलो ना मोहन, क्या बात है मोहन, बताओ ना। अशोक भाई, तुम बार बार लिखते थे ना कि मैं रांची या पटना शिफ्ट क्यों नहीं कर देता। हाँ शुरू करो। ऐसे पहाड़ों जंगलों से घिरे गांव में क्यों पड़ा हूँ? रांची या पटना तबादला कराना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। दरअसल इस गांव में मेरे 3 साल पूरे होने को है। लेकिन ये गांव छोड़कर मैं जा ही नहीं पा रहा था, इसी लड़की के कारण। राधा, हाँ, राधा आई जब इस बारे में पहले तुमने कभी कुछ नहीं बताया। बताया सब? उसकी माँ हिंदू है और बाप क्रिश्चियन। छोटे भाई ने इस साल हमारे स्कूल से मैट्रिक पास किया है। अब वो हाई स्कूल जाएगा। जहाँ हम बस से उतरे थे ना, वही है हाई स्कूल। मेरे स्कूल में कुछ दिनों के बाद ही राधा आई। अपने छोटे भाई के साथ लेकर स्कूल की छुट्टी होने के तुरंत बाद सभी शिक्षक लगभग गांव में रहते हैं, तो सभी जा चुके थे। राधा ने मुझे बताया था कि उसका भाई दिन भर स्कूल जाने के बहाने कहीं और कटौती करता रहता है और अब जाकर घर लौटा है। छुट्टी पर स्कूल की छुट्टी होने का समय नहीं हुआ था, इसीलिए उसे शक हो गया है और अपने भाई की वो शिकायत करने हेडमास्टर से आई है। आज तो मेरी खेल नहीं, ऐसी ना आराम करूंगा। बस हर समय खेलना, पढ़ाई में जरा मन नहीं लगता। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कुछ कहिए ना इससे। ये कितना शैतान होता जा रहा है। जी, हेडमास्टर साहब तो घर जा चुके हैं। मैं तो इस स्कूल का ड्राइंग मास्टर हूँ। जी बोलिए। अरे क्या जी बोलिए, अब आपने सब देख सुन तो लिया ही है ना।
ही सारी बात बता दीजिएगा। बोलिए, बता देंगे ना? अरे जवाब दीजिए, बता देंगे या नहीं? जरूर बता दूंगा। कह देंगे ना? कह दूंगा। मैंने हामी भरी थी। साफ सावले रंग का कोमल कपड़ियां बुक भरा था, साफ सुथरे कपड़े और व्यवहार की शादी। राधा ने मुझे बताया था कि वो भी इसी स्कूल से मैट्रिक पास करके हाई स्कूल कर रही थी, लेकिन अभी और पढ़ना चाहती थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी। इसके बाद भी कई बार मुलाकात हुई मेरा। वो अक्सर अपने छोटे भाई को साथ लेकर स्कूल आया करती थी या फिर स्कूल की छुट्टी होने के तुरंत बाद आती थी, जब स्कूल के अहाते में सिर्फ मैं होता था। जहां तक मैं जानता हूं उसकी हिंदी अच्छी थी, अंग्रेजी अद्भुत थी। क्या मैं उसे मैट्रिक की परीक्षा देने में और आगे पढ़ाई जारी करने में मदद कर सकता हूं? उसने मुझसे पूछा भी था। मैंने भी उसे पढ़ाई शुरू कर देने के लिए कहा था। इसके बाद भी वो कई बार मुझसे मिलने आई है। कभी कभी मेरे इस कमरे में भी आई है। मेरी सारी पेंटिंग देखी है, खुद खुश होकर तारीफ की है। तुम पियोगे? नहीं, तुम पियो। और बताओ आगे क्या हुआ? एक बार उस पहाड़ के नीचे वहां झरने के पास उससे मेरी मुलाकात हुई थी। गांव वाले वहां पानी भरने जाते हैं। मैं रविवार को वहां उधर टहलने गया था। हस्त सूर्य की किरणें झरने के पानी पर पड़ती। आसपास कोई नहीं था, सुनसान था। मनोहर लग रहा था वो स्थान। तभी मैंने वहां
बैठो। मैं चाहती हूँ ठीक है, मैं जाऊँ। जाओ। न जाने किस आवेग में आकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने भी छुड़ाया नहीं, बल्कि चुपचाप खामोश यूं ही बैठी रही मेरे पास। और उसके बाद मैं चलती हूँ कहकर चली गई, चली गई, वो चली गई। बाहर घना अंधेरा था, कमरे में धीमी रोशनी की लहरें। मैं भी खामोश बैठा था। क्या करूं, कैसी प्रतिक्रिया दिखाऊं, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। इसके बाद भी कई बार मुलाकात हुई है मेरी राधा से, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगता कि जैसे ये मुलाकातें पूर्व निर्धारित नहीं, महज एक सहयोग है। लेकिन बार बार ऐसा सहयोग संभव होने पर लगता है कि मानो तुम्हें कोई प्रेरित कर रहा हो एक दूसरे के पास जाने को, उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य हो। एक दिन वो खूब घबराई हुई सी मेरे कमरे में आई। मेरी एक आंख पेंटिंग भी उलट पलट कर गई थी। राधा, राधा, राधा। मेरा प्यार तुम्हें हो गया है। क्या कहा? क्या हो गया है? लेकिन तुम तो अभी 20 साल की भी नहीं हुई हो। कहाँ हो रहा है तुम्हारा प्यार? यही इसी गांव में मेरे होने वाले पति की रांची में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। इस गांव के धनी लोगों का नाम है उनका। तुम्हें तो पता ही होगा हमारे घर की हालात अच्छी नहीं है।
जगह कोई और लड़की होती ना तो उसके पैर जमीन पर गिरा पड़ते, लेकिन मुझे देखो, ना जाने मुझे क्या हो गया है, एक अजीब सी घुटन हर वक्त मुझे घेरे रहती है। लगता है अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा है, मेरे हाथों से सब कुछ फिसल रहा है, मानो कोई मुझे दो हिस्सों में बांट रहा हो। ना जाने मुझे क्या हो गया है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ ना, बताओ जरा मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ऐसे चुप मत रहो, ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्या हुआ है मुझे, जबकि मुझे तो बहुत कुछ होना चाहिए था। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, कुछ तो बोलो। जा रही हूँ मैं, और अब शायद कभी नहीं लौटूंगी, कभी नहीं लौटूंगी, कभी नहीं लौटूंगी, कभी नहीं लौटूंगी। से रोकना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं कुछ देर और बैठी रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कह पाया, उसे दिलासा तक नहीं दे सका। इस मुलाकात के 1 महीने बाद का ब्याह हो गया। वो 1 महीना मेरे लिए घोर मानसिक तनाव में बीता। मैं अकेला लगता था, जी करता था कि बाहर से नीचे कूद जाऊं, या फिर सोचा था कि उसको बिहार के किसी दूसरे शहर लेकर भाग जाऊं, या फिर ये सोचा था कि घर जाकर माँ जी पिताजी से कहूंगा। लेकिन तुम तो जानते ही हो अशोक, घर में इतने से किसी के भी राजी होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कुछ भी तय नहीं कर पाया अशोक, मैं कुछ भी तय नहीं कर पाया, सिर्फ बाबलों सा घूमता फिरता था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मुझे डिप्रेशन ना हो जाए। इसी दौरान जाड़े की छुट्टियां शुरू हो गई थी, तो मैं भी अपने गांव चला गया, और जब वापस लौटा खबर मिली कि राधा की शादी हो चुकी है। पहली फरवरी की रात पिछले साल कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, हाथ पैर जैसे जैसे सुन्न पड़ जाते थे, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं स्टोव जलाकर हाथ में किताब लिए बैठा था। रात के 12 बजे के लगभग
दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। कौन है? मैंने कहा कौन है? कौन कौन? लेकिन दादा तुम इस वक्त यहाँ ये कंगन, मोहन, ये कंगन मेरे सच्चे प्रेम की निशानी है। मैं तो शायद नहीं रहूंगी, पर ये कंगन, मोहन, ये कंगन हमेशा तुम्हें मेरी और मेरे प्रेम की याद दिलाता रहेगा, हमेशा याद दिलाता रहेगा, हमेशा याद दिलाता रहेगा। और घोर के घने कोहरे में उसकी कपड़ ढकी आकृति धीरे धीरे अदृश्य हो जाने की छवि आज तक मेरी आंखों के आगे उभर आती है। अशोक, उसके जाने के बाद मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानो राधा मेरा एक हिस्सा बन गई हो, मैं और राधा। खड़ा चिपक रहा था। मैं यूं ही खड़ा था, कहता भी क्या, लगा कि मोहन का ये सब मुझसे कहना बहुत जरूरी है। वैसे राधा ने अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ विशेष नहीं बताया था। उसका पति हफ्ते में 1-2 दिनों के लिए ही गांव आता था। राधा बताया करती थी कि कितना उदासीन आदमी था वो। राधा के प्रति, खाने पीने के प्रति अधिक आग्रह नहीं दिखाता था। रुपया पैसा भी सोच समझ कर खर्च करता था और संभाल कर रखता था। उसके बाद भी राधा मेरे से मिलने आती थी। वो अक्सर दिन में आया करती थी।
और जीवन दोनों को सजाती थी। उसके आने से मेरा एक कमरा घर लगने लगता था। उसकी मौजूदगी मुझे पूर्ण होने का एहसास कराती। हम अपना दोनों समानांतर हालांकि राजा ने विशेष को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था अपने परिवार के बारे में, उससे बच्चा होगा जानकर वो खुशी से अधीर हो गई। उससे कहा था कि बच्चे का नाम तुम ही रखना। मैंने भी उससे कहा कि डॉक्टर को दिखाती रहना। एक दफा वो रांची से अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाकर लौटी तो मुंह लटकाए हुए बोली कि डॉक्टर ने बताया है कि कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने उससे फिर कहा था कि बीच बीच में फिर से डॉक्टर को दिखाती रहना। मैं तुम्हें बोल तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से बोलता चला जा रहा हूँ, तुम चुपचाप खामोश बैठे। क्या वो बच्चा तुम्हारा था? राधा अंतिम बार आई थी मेरे इस कमरे में 4 महीने पहले। खूब उदास लग रही थी, चेहरा भी सूख गया था, आंखें भी धंस गई थी। मैंने सोचा है कि शायद ऐसा प्रेगनेंसी के कारण और उसे विटामिन और न जाने क्या क्या पोषक तत्व खाने का उपदेश भी दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा उसने। ऐसे ही चुपचाप बैठी रही, खामोश। फिर उसने एक ऐसी बात बताई। राधा ने बताया कि उसका पति रांची में था, जेठानी मायके चली गई थी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर। एक रात जब वो अपने रसोई घर की सिटकिनी लगाकर अपने सोने वाले कमरे में जा रही थी, तब उसके जेठ ने उसका रास्ता रोका। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। आज रोकी को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मोहन बाबू के साथ तो खूब रास लड़ा चाहिए। बस एक बार मुझे मौका दो, कसम पकड़ के था तुम मेरी निराश नहीं करो। एक बार, बस एक आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। कुछ नहीं, जब बाहर मुंह मारते तब नहीं सोचा। अरे हम तो भाई भाई में बात चल जाते। मोहन बाबू की कौन मार पड़े?
लेकिन इस बार तुझे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा पूरे जीवन याद रखेगी। तेरी सारी तब किसी तरह अपना हाथ छोड़ाकर अपने मायके भाग आई थी और तब से अपने मायके में ही रह रही थी। इतना ही कहा राधा ने और फूट फूट कर रोने लगी। तुम समझ सकते हो अशोक मेरी क्या हालत हुई होगी। जी कर रहा था कि दौड़ कर जाऊं और शैतान को काट कर फेंकाऊं। मेरे लिए उसने इतना कुछ सहा मेरे लिए और मैं इस घटना के बाद मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं राधा को लेकर कहीं चला जाऊंगा या तुम्हारे पास चला आऊंगा या तुमसे बताऊंगा। लेकिन उसकी ऐसी हालत निश्चय कर लिया था कि एक बार बच्चे का जन्म हो जाए फिर राधा को अपने साथ चलने को बना लूंगा। उसने ये संदेशा भी भेजा था पर कुछ ना हो सका अशोक, कुछ भी ना हो सका, कुछ भी ना हो सका। तेरे लिए वो कष्ट पाकर लौटते हुए चली है अशोक। मैं से एक नजर देखने तक नहीं जा पा रहा हूं। कुछ साहस है मेरे लिए, कुछ साहस। मैं समझ गया कि वो रो रहा है। सोचा उसके आंसू बह जाए तो अच्छा ही है। मुझे बेहद हैरत हुई, इतना कुछ हट गया इस बीच मोहन के साथ। मोहन पर इतना बड़ा पहाड़ टूट गया।
जीवन जी सके। इसी बिस्तर पर वो राधा नाम की आवेगमयी लड़की सोई होगी। कितनी छोटी और चटपटाहट भरी उसकी जिंदगी रही होगी। और मोहन को इतनी ही कम उम्र में जिंदगी के बारे में कितने दर्द भरे तीखे अनुभव हो गए। और जबकि मैं शादी करके नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा था कि मेरे परम मित्र का जीवन का मधुर अध्याय मानो समाप्त हो गया था। इस कंगन को पहने हुए राधा के कोमल हाथों ने न जाने कितनी बार मोहन के चेहरा और बाल सहलाए हुए। और आज यहाँ इसी तरह रखा है। जबकि इसे पहनकर डोलने वाली जिंदगी अब इस दुनिया में नहीं रही। कैसी दिखती होगी राधा आई तक, मोहन जैसे चित्रकार की वो मानव प्रतिमा। अशोक उठो, तुम्हारी गाड़ी का टाइम होने वाला है। चलो। जल्दी करो अशोक, तुम्हारी गाड़ी का टाइम हो गया है। लो अशोक, रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए बांध दिया है। मेरी शादी में जरूर आना। देखो ये जो कुछ भी हो गया अब उसे बदला तो नहीं जा सकता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान को मेरे मुझसे लड़ने की शक्ति दे।
मेरे ढोल मेरे ढोल मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल मेरी चाहते लगी है वो स्मृति और स्तंभ से जड़ित कंगन, राधा और मोहन के सच्चे प्रेम की निशानी। मेरी शादी में मोहन नहीं आया। मैं कलकत्ता की ओर से अपनी पत्नी को लेकर पटना गया, फिर उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मैंने तो चिट्ठियां लिखी थी उसे, लेकिन वो दोनों चिट्ठियां वापस लौट आई थी उस पते पर किसी के नाम होने के कारण। मैं समझ गया कि वहां उस गांव में मोहन नहीं रहता, लेकिन अब 25 साल बाद जाकर यहाँ आज फिर उससे मुलाकात हुई। भाई अशोक बाबू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मोहन, कभी अपनी फैमिली को लेकर आओगे घर? मेरे बीवी बच्चे तो मैं देखकर बहुत खुश होंगे। फैमिली? क्या अशोक में इतने सारे चित्रों को समेट कर ले आऊं तुम्हारे घर? क्या कहा? कहाँ है तुम्हारे बीवी बच्चे और फैमिली? अशोक, क्या तुमने नहीं सुना है? हम कलाकार ऐसे ही होते हैं। संगीतज्ञ गीत से शादी करता है, कवि कविता से, और हम चित्रकार अपने चित्र से।
क्या तुम्हारे जीवन में फिर और कोई नारी नहीं आई? अशोक, क्या जीवन में नारी का आना और प्रेम का होना दोनों एक ही बात है? अरे सर, आप यहाँ हैं, सर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। ठीक है अशोक, फिर मिलते हैं। फिर मैं भी उसकी इस चित्रमयी दुनिया को छोड़कर जयदेव भवन से बाहर चला आया। हमारे आर्टिस्टों के लिए जोरदार ताली। सर आप रुकिए सर, सर 2 मिनट। थैंक यू सर। मोमेंटो लेके जाइए सर, प्लीज 1 मिनट सर, मोमेंटो लेके जाइएगा। मैं सभी किरदारों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी स्टेज के आगे। फटाफट से मैं उनके नाम ले रही हूँ, फटाफट से आप लोग आते जाइए। सोनू शर्मा, विशाल दिवाकर जी, जोरदार तालियों से इन सभी आर्टिस्टों का स्वागत कीजिए। सभी लोग प्लीज बैठे रहिए, बस देखिए बस 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज, सिर्फ 10 मिनट्स। आप जानते हैं क्या, इस प्ले को करने के लिए कई महीने की तैयारी रहती है। आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए प्लीज। आपके लिए बहुत, आपकी प्रेजेंस से बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज के नीचे सोनू शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां, जो कि मोहन नंबर 1 थे। संगीत ज्ञानेश शर्मा जी का, रूप सज्जा जतिन कुमार जी की, और कोई कैरेक्टर बोल रहे हैं क्या? कोई इनके लिए जोरदार ताली मैं चाहूंगी। और हमारे यहाँ पे हमारे ईडी सर बैठे हुए हैं, प्लीज आप इन सब लोगों को थोड़ा सा पटका पहना के इनको फैसिलिटेट करिए। श्रीमान आदित्य चौधरी जी, आपसे भी मेरा आग्रह है, कृपया मंच पर आप भी इन कलाकारों का सम्मान करने की कृपा करें। हमारे होमगार्ड के कमांडेंट श्रीमान एसपी सिंह जी उपस्थित है। मेरा आपसे भी आग्रह है, कृपया मंच पर आए और इन कलाकारों का सम्मान करें। अगर आप देख रहे हैं सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो विशिष्ट अतिथि आज उपस्थित हैं, कृपया उनका सम्मान करने की कृपा करें। नाटक कंगन का, जिसके डायरेक्टर थे यहाँ पर, जो जिनका नाम है आशीष राजपूत जी, बहुत ही अच्छा अभिनय किया। और यहाँ पर पब्लिक भी है जिन्होंने नाटक को देखा है, तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कैसा लगा नाटक। आपने नाटक देखा, कैसा लगा? हेलो, सबसे ज्यादा मैं बहुत धन्यवाद करूंगी आपको। पता है सर, सर कहाँ वहाँ के रही है कंगन के साथ छुपा के रखी है, बहुत ज्यादा शानदार, मजा आ गया। कहने रही है और बीच में रह गया। और आज के हमारे जो मुख्य सारे जितने भी हमारे अतिथि हैं, मैं उनके सम्मान के लिए गणेश साहब को बुलाऊंगी और डॉक्टर वर्तिका जी से मैं अनुरोध करूंगी इन सभी को फैसिलिटेट करें। और मैं सभी लोग तालियों पे लग रही है, सुंदर प्रस्तुति हुई सभी कलाकारों को। और पुंडरीक जी प्लीज आप अनाउंस करिए कि करके सबका। श्रीमान शैलेंद्र प्रताप सिंह जी
कल्याणी वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन श्रीमती शिप्रा राठी जी, आरडी मंत्रा IAS के चेयरमैन श्री वाष्णे महिला संगठन वृंदावन से जो संस्थापक अध्यक्ष आई हैं श्रीमती हेमलता वाष्णे जी, मनीषा वाष्णे जी, कुमकुम वाष्णे जी, आपसे आग्रह। निमोरिया एसोसिएट मथुरा वृंदावन KRS ग्रुप। अच्छा हो गया आपका, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हमारे आज के फंक्शन में। आप सोचिए कि कौन सी फील्ड नहीं आई है, सारी फील्ड से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी मथुरा की शान जान सभी लोग यहाँ पर हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, इस कार्यक्रम की कड़ी को यूं ही बनाए रखेंगे। आपको पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। में कुछ और देगा डायरेक्शन इसमें। तो आप देख रहे हैं इस समय पर हम नटराज जो ग्रुप है यहाँ पे सभी कलाकार मौजूद हैं और जो मुख्य जो अभिनय जिनका किरदार था आशीष राजपूत जी, जिनका ये नाटक है। आज उनसे बात करेंगे कि ये नाटक के लिए उन्होंने किस तरीके से प्रयास किया, उसको सफल कैसे बनाया। तो आशीष जी बताइए, ये जो नाटक का जो मंचन है कितने समय से आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे? सर पिछले लगभग 2.5 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और वो 2.5 महीना हमारे लिए 2.5 साल से भी ज़्यादा लंबा था। बहुत संघर्ष रहा सभी लोगों का बहुत प्यार भी मिला, बहुत सहयोग भी मिला। मतलब इसमें जो भी चीज़ें हुई ना वो बिल्कुल पीक पर हुई हैं। संघर्ष भी हमारा पीक का और सब लोगों का सहयोग भी बिल्कुल पीक पर, और बाकी प्यार तो आप देख ही रहे हैं। एक बार तालियां हो जाए सबके लिए। जेठ जी का जो किरदार निभाया था संजय जी यहाँ दिख नहीं रहे जी, वो जेठ जी वहाँ खड़े हुए हैं, वो इस तरीके के काम करके छुपते हुए घूम रहे हैं। एकदम से जान पड़ गई जिस समय पर इनका जो अभिनय हुआ था। हालांकि मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं संजय पौरुष जी, और उनका तालियों से स्वागत होना चाहिए। आप उन्होंने इतना अच्छा प्रयोग किया। तो ये जो इंस्पिरेशन थी, आपने इस किरदार का नेगेटिव रोल किया है, तो इसके पीछे क्या कारण था? दारू का कारण था। जैसा हम लोग थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जैसा चरित्र मिलेगा वैसा करेंगे। चोर का मिलेगा चोर का करेंगे, हिजड़े का मिलेगा हिजड़े का करेंगे, मालिक का मिलेगा मालिक का करेंगे। तालियां। यहाँ पर जो नाटक जो आपने ये किया है, इसका आगे का क्या उद्देश्य है? आगे जो आप इसी तरीके से नाटक करते रहेंगे? हाँ, हम तो नाटक के लिए ही जी रहे हैं और नाटक के लिए मर भी सकते हैं। ये बात हमने आदि कचहरी को भी बता दी है, क्योंकि इस नाटक को करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े हमें। तो उनसे भी हमने यही कहा कि सर नाटक के लिए तो जी रहे हैं हम, हमारे लिए बहुत आसान है नाटक करना और उसके लिए जीना, उससे भी ज़्यादा आसान है नाटक के लिए मर जाना। तो नाटक हम करते रहेंगे, लोगों का ऐसे प्यार मिलता रहे, हम नाटक ही करते रहेंगे। अधिकारियों से जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस तरह का कोई नाटक हो रहा है तो उसमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए, ना कि इन जैसे कलाकारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इससे परमिशन लीजिए, उससे परमिशन लीजिए, उससे परमिशन लीजिए, ये सब सिस्टम परमिशन का बंद होना चाहिए। ये अच्छा एक जो पारिवारिक नाटक है, जो रंगमंच है, उसको करना पड़ता है, उसके करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इन्होंने अपना पैसा भी दिया। इसमें मैं माननीय जो इसके अधिकारी हैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि इसको पूर्ण रूप से इस तरह के जो नाटक हों उसको मुक्त किया जाए और इनको सहयोग किया जाए और कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि इनको समस्या होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और कलाकार तो होता ही है मंच के लिए। हाँ बताइए आशीष। इसी दौरान मैं कुछ और बातें कहूँगा। जिन लोगों के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर वर्तिका किशोर जी का, शैली बंसल शाह जी का, और निधि तोमर जी का। इन लोगों का इतना साहस है कि इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आप करिए। तो मैं फ़ोन नहीं कर पाता था इन लोगों को, मगर ये मुझे फ़ोन करके अपडेट लेते रहते थे, क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो ऐसे लोग जब आपके साथ हों और वो हर तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक व्यक्ति और रह गया उस व्यक्ति को तो धमकियां मिली हैं कि वो मेरे को मतलब नाटक क्यों करवा रहा है, मेरे साथ क्यों कर रहा है। उसको अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए, अलग अलग आईडी से उसको धमकियां मिली, मगर फिर भी उसने मेरा सहयोग किया। और वो देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं गौरव शर्मा जी।
आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये आप कलाकारों का आपने सहयोग किया, कितने समय से आप ये कार्यक्रम कर रहे थे और मंचन का मुझे फिल्म लाइन में तो 10 साल हो गए। जितने भी अब इनके पास बाइट हैं सेलिब्रिटी की, वो सब मेरे थ्रू आई हैं, क्योंकि मेरे सम्मान बहुत अच्छे हैं सेलिब्रिटी को। और मैं चाहता हूँ कि आशीष भाई का जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा करता रहे, कोई भी धमकी हो ऊपर से आसमान तक मैं खड़ा हूँ, अगर बीच में कोई लड़ेगा तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। हालांकि ये कार्यक्रम के लिए भगवान की और ठाकुर जी की जो भूमिका आई है, तो मैं भी सभी से कहना चाहूंगा, मेरे साथ सभी लोग एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल मुरली वाले की जय, राजा धीराज की जय, राज धरन की जय, श्री राधे। आप देख रहे हैं नाटक कंगन, इस समय पर ऑडिटोरियम पांचजन प्रेक्षागृह में आपने देखा, और इसी तरीके से आप देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज INBC न्यूज वर्ल्ड वाइड। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.bizny.site, inbcworldnews.simrip.com, inbcnews.simrip.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide. INBC Breaking News. This is INBC World News exclusive.